अभिवादये। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग इति शैक्षिकांतर्जालीय तंत्रांशे भवतां भवतीनांच स्वागतम। अयमत्र अहम संजय दत्त सतीहि। स्वागत है आप सभी का आज की सुपर क्लास में। तो आज फिर से आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ चुका हूं। प्रश्न बहुत सरल हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर इस प्रकार से आपने विषयों को कर लिया तो बहुत ज्यादा सरलता आपको होने वाली है। तो स्वागत है सभी का। जल्दी से एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। लिंक आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही बेहतरीन तैयारी के साथ जो है अब हम आ चुके हैं। तो एक बार जल्दी से सभी लोग जो है ना वो क्लास को शेयर कर देंगे। आपको टेलीग्राम आईडी बिल्कुल पता ही है अपना, संजय दत्त सर _ टेक्स्ट बुक, ये अपना टेलीग्राम आईडी है। 5 बजे की क्लास हमारी होती है, 5 दिन 5 बजे। स्वागत है सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है जी। नमस्ते 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 सपना जी, मुन्ना जी, नमस्ते सभी को, नमस्ते। क्लास जी चलता है 5 दिन 5 बजे। नमस्ते जी मुन्ना जी, वंदू जी, नमस्ते सभी को। अमरदीप जी नमस्ते। मास्टर साहेब गुरु जी प्रणाम करता हूँ आपको, मैं भी प्रणाम करता हूँ जी। अमरदीप जी नमस्ते। पिंकी जी, कृष्णा जी, सुमित्रा जी, अमरदीप जी, स्वागत है आपका, स्वागत है। तो आप सबको पता है क्लास अपनी जो है ना वो 5 बजे होती है जी। 5 दिन 5 बजे, 5 दिन 5 बजे अपनी क्लास होती है संस्कृत की। 5 दिन वेंसडे टू संडे, ये वेंसडे टू संडे अपनी क्लास होती है, वेंसडे टू संडे। 5 दिन 5 बजे, 5 बजते ही जो है ना अपनी क्लास होती है। सोमवार मंगलवार आपको देता हूं रिवीजन का टाइम। 5 दिन 5 बजे अपनी क्लास होती है। स्वागत है सभी का। आज भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न एनसीईआरटी की किताब में से कुछ सरल प्रश्न बनाए हैं। ये एनसीईआरटी की किताब में से विषय को पढ़ करके जो है ना आपके लिए बहुत सरल कुछ प्रश्न बनाए हैं। कुछ व्याकरण के नियमों को समझाने के लिए कुछ बहुत सरल प्रश्न बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं कि सरल प्रश्नों को कितने लोग कर पाते हैं और क्या क्या उसको समझने की ट्रिक्स हो सकती हैं। बहुत सरल विषय रखा है, बहुत ही सरल विषय रखा है ताकि मैं आपके सामने जो है वो विषय को सरलता से रख सकूं। महेश जी नमस्ते। तो बिना देरी किए और बिना जो है ना टाइम गंवाए बिल्कुल जल्दी से प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तमी विभक्ति कहां पर होती है बताओ। कल मैंने आपको एक विषय बताया था, इससे पहले 2-3 दिन तक मैं आपको बताते रहा हूं सप्तमी विभक्ति कहां पर होती है। जब आप पढ़ते हो ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण का के की और संबंध में पर हे भो अरे, है ना, ये विभक्तियां पढ़ते हो ना। तो जरा बताओ कि सप्तमी विभक्ति कहां पर होती है, जल्दी से बताओ। कपिलेश्वर जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैंने आपको क्लास में एक ट्रिक बताई थी, आप सबको याद होगा। मैंने आपसे कहा था कि भाई देखो जहां भी मैं हो ना, मैं और पर, है ना, ये 2 शब्दों का संबंध जहां पर हो वहां सप्तमी विभक्ति होती है। अब देखो जैसे ये पेन है, ये हाथ है। आपने इस पेन को हाथ पर रखा। पेन कहां पर है? पेन हाथ पर है, पेन हाथ पर है या पेन हाथ में है। पेन हाथ पर है या पेन हाथ में है। तो ये जो मैं और पर है ना, मैंने आपको बताया था इससे पहले कि जहां भी मैं और पर लगता वहां सप्तमी विभक्ति लगा देना। क्यों? क्योंकि जब हम ये मैं और पर जिसके साथ लगता है ना उसको हम अधिकरण कहते हैं। अधिकरण क्या कहते हैं जी? अधिकरण। अधिकरण में ही सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तम्यधिकरणे च, है ना, सप्तम्यधिकरणे च। इस सूत्र से क्या हो जाता है, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगाते हैं। क्योंकि पहले लेवल 1 पे मैंने आपको बताया कि मैं और पर में सप्तमी होती है। अब क्यों होती है सप्तमी ये बताने जा रहा हूं। क्योंकि मैं और पर जिसके साथ लगता है ना उसको अधिकरण कहते हैं। जैसे घर पर, छत पर, रोड पर, ठीक है। जैसे घर में, मैदान में, मार्केट में, ठीक है, मार्केट में। तो ये जो मैं और पर जिनके साथ लगा है ना ये अधिकरण है।
ये अधिकरण है। अधिकरण क्या होता है, आपने हमें अधिकरण तो बताया नहीं। अधिकरण मतलब क्रिया का आधार, जहां पर वो क्रिया हो रही है। जब मैंने कहा पेन हाथ पर है, तो पेन हाथ, ये पेन कहां पर टिका हुआ है, घर पे। तो जो जो जहां पर क्रिया हो रही है ना, उसका, जहां पर वो क्रिया हो रही है उसका जो आधार है उसको अधिकरण कहते हैं। क्रिया का आधार, जहां पर वो क्रिया पूर्ण की जा रही है, जहां पर वो क्रिया पूर्ण की जा रही है उसको आधार कहते हैं। आधार में क्या होती है, सप्तमी विभक्ति होती है, सप्तम अधिकरणे च सूत्र से। आगे आ जाओ, कटे आस्ते। अब अभी मैंने आपको बताया कि अधिकरण जो है ना, अधिकरण में सप्तमी होती है, लेकिन हम अधिकरण को डिसाइड कैसे करें कि भाई ये अधिकरण है। हम अधिकरण को डिसाइड कैसे करें कि ये अधिकरण है। तो अधिकरण जो है ना वो 3 प्रकार का होता है। उसमें से एक प्रकार, इनमें से कटे आस्ते, कटे आस्ते, इसमें कौन सा आधार है पहले आप ये बताओ, फिर बताऊंगा। पोद्दार जी नमस्ते, विजय जी नमस्ते, स्वागत है आपका। बहुत बेहतरीन तरीके से सीटेट की इस बार तैयारी करूंगा, करवाऊंगा आपको। पूरी एनसीईआरटी खत्म करनी है, 6 है ना, 6 से लेकर के 10 क्लास तक की सारी एनसीईआरटी एकदम गर्दा मचा देंगे, ठीक है। इस बार कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं छोड़ूंगा। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न आपके लिए तैयार हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न धड़ाधड़ आपको करवाऊंगा इस बार। इतनी अच्छी तैयारी, 30 में से 30 लाने, 30 में से 29 लाने की जिसकी इच्छा है वो मेरी क्लास में ना आए, 30 में से 30 जिसको लाने हैं वो क्लास में आए, ठीक है जी, ठीक है जी। बताओ जी, अब देखो कटे आस्ते ये कैसा है, कैसा, ये कौन सा आधार है, ये औपश्लेषिक आधार है। अच्छा, आपने ये तो बताया नहीं हमें कि भाई आधार कैसे पहचानेंगे। जूही जी नमस्ते। तो मैंने आपको देखो लेवल 1 पर मैंने आपको बताया कि मैं और पर जहां होगी वहां सप्तमी लगा देना पिछली 4 क्लासों में। अब लेवल 2 पे मैंने आपको बताया कि मैं और पर जिसके साथ लगता है उसको अधिकरण कहते हैं। लेकिन ये मैं और पर जिसके साथ लगता है ना, वो कई प्रकार, वो 3 प्रकार से उसको डिसाइड करेंगे। जैसे पहला है औपश्लेषिक। औपश्लेषिक आधार क्या होता है, जब 2 चीजें, देखो पहली बात सुनो, जैसे मैंने कहा ये हाथ पर, ठीक है, या यूं देखो ये हाथ है ना, ये हाथ है, ये पेन है। जो वस्तु नीचे होगी, जो वस्तु नीचे होगी उसे कहेंगे आधार, जो वस्तु ऊपर होगी उसे कहेंगे आधेय। समझ गए, उसे क्या कहेंगे, आधेय। जैसे मैंने कहा ये टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है। इस टेबल पर एक पुस्तक रखी हुई है, ठीक है जी। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये एक टेबल है, इस टेबल पे एक पुस्तक रखी हुई है, ठीक है, इस पर एक पुस्तक रखी हुई है, ठीक है जी। कैसे बनेगा ये, इस पर एक पुस्तक रखी हुई है सपोज, ठीक है। अब ये टेबल कहां है, ये नीचे है टेबल, ऊपर है पुस्तक। तो टेबल को कहोगे आधार और इस पुस्तक को कहोगे आधेय। जब आधार और आधेय दोनों आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हों, दोनों एग्जिस्ट करते हों, जैसे जैसे मैं कहूं कि नीतू कुमारी चेयर पर बैठती है, तो आपको चेयर भी दिखाई दे रही है, आपको जो है ना वो चेयर भी दिखाई दे रही है, और आपको जो है वो नीतू कुमारी भी इस पर बैठी हुई दिखाई दे रही है। तो जब आपको चेयर और टेबल दोनों दिखाई दे रही हैं, इसको कहते हैं औपश्लेषिक आधार। जब दोनों चीज आपको दिखाई दे रही हो, उसके बाद इसको, ये हो गया एक प्रकार का। फिर है वैषयिक आधार। वैषयिक आधार होता है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि सरिता कुमारी जी, जूही कुमारी जी, कपिलेश्वर जी, है ना, या सुमित जी, या कृष्णा जी, बताओ आपका इंटरेस्ट किस में है। तो आपने कहा जी मेरा इंटरेस्ट जो है ना वो डांसिंग में है, ठीक है जी। आपने कहा जी मेरा इंटरेस्ट जो है ना वो म्यूजिक में है। तो ये डांसिंग और म्यूजिक, अब म्यूजिक, ये म्यूजिक जो है ना ये कोई ऐसा कुछ दिखाई देगा, दिखाई नहीं देगा ना, ये फील की बात है ना। मेरा म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो म्यूजिक दिखाई थोड़ी देगा आपको। आपने कहा जी मुझे जो है ना वो मुझे व्याकरण में इंटरेस्ट है,
मुझे जो है ना वो साहित्य में रुचि है। ठीक है जी, आपने कहा मुझे ना भारत में इंटरेस्ट है, मुझे भारत को जानने में इंटरेस्ट है। तो भारत ऐसी कोई सामने कोई वस्तु थोड़ी है जो आपको दिखाई देगी, ये आपको नहीं दिखाई देगा। तो जब ऐसी चीजें जो है ना वो आधार होती है, जैसे मेरा मन व्याकरण में है ना, तो व्याकरण क्या है, आधार है, और उसमें मेरा मन है। ठीक है, तो मेरा मन हो गया आधेय, जो उसमें लगा है, किसमें लगा है, व्याकरण में। तो ये जो आधार है ना, ये कैसा आधार होता है, वैषयिक आधार होगा। एक होता है अभिव्यापक आधार। अभिव्यापक आधार ऐसा होता है जो सब जगह रहता है। ठीक है, जैसे मैं क्या कहूं, जैसे हमारे शरीर में आत्मा है, जैसे हमारे शरीर में क्या है, आत्मा है। अब ये बताओ कि ये आत्मा जो है ना, वो आत्मा हमारे शरीर में इस वाली अंगुली में है, या केवल इस कान में है, या केवल पांव में है, या केवल कमर में है, या केवल हाथ में है। आत्मा सब जगह है। ठीक है ना, तो ऐसे आधार को कहते हैं अभिव्यापक। अभी मतलब पूरी तरीके से, व्यापक मतलब फैला हुआ, अभी मतलब पूरी तरीके से, पूरी तरह, और व्यापक मतलब फैला हुआ। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक सरसों का दाना है, ये सरसों का दाना है, तो सरसों के दाने में ना तेल होता है। तो वो तेल ऐसा नहीं कि सरसों के दाने के केवल इस हिस्से में है, वो सरसों के दाने में सब जगह है वो तेल। ठीक है, सब जगह है। जैसे हम कहें कि परमात्मा इस पूरे ब्रह्मांड में है, तो ऐसा नहीं कि परमात्मा केवल भारत में है, अमेरिका में नहीं है, या ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, या जो है पृथ्वी पर है, चंद्रमा पर नहीं है, वो सब जगह है, वो सब जगह फैला हुआ है पूरी तरीके से। तो ऐसे आधार को कहते हैं अभिव्यापक आधार। ऐसी चीजें एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाएंगी बेटा। ये प्रश्न, ये तैयारी केवल सीटेट की नहीं है, सीटेट के बाद भी आपको बहुत कुछ तैयारी करनी है, तो उसके लिए अलग से दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े आपको, इसलिए मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूं। तो 3 प्रकार के आधार होते हैं, औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार, अभिव्यापक आधार। एक बार रिवीजन करते हैं। औपश्लेषिक आधार क्या होता है, जब 2 इंडिविजुअल आइडेंटिटी एक हो रही हैं। जो है हाथ, इट्स अ इंडिविजुअल आइडेंटिटी, और पेन, इट्स अ इंडिविजुअल आइडेंटिटी। दोनों एक हो रहे, दोनों आपको हाथ और पेन दोनों दिखाई दे रहे हैं, ऐसा आधार, ऐसी 2 चीज मिलेंगी तो आप कहोगे औपश्लेषिक आधार है। और विषय से संबंधित, जैसे मेरी दर्शन में रुचि है, मेरी व्याकरण में रुचि है, मेरी डांसिंग में रुचि है, मेरी म्यूजिक में रुचि है, मुझे जो है वो भारत में को जानने में रुचि है, मुझे जो है ना वो दूसरों की सेवा करने में रुचि है, मेरे को महापुरुषों को जानने में रुचि है। तो ये विषय, आप विषय की बात कर रहे हो, एक चिंतन का विषय है आपके मस्तिष्क में, आप चिंतन के विषय की बात कर रहे हो। तो ये कैसा वैषयिक आधार है। अभिव्यापक आधार क्या होगा, जैसे तिल के दाने में पूरी तरीके से तैल होता है। जैसे हमारे शरीर में जो है ना वो पूरे शरीर में आत्मा है, हमारे शरीर के हर कण में जो है ना वो क्या है, आत्मा है। तो ऐसे को अभिव्यापक कहते हैं। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको? जी जी, गुंजन जी नमस्ते, क्या कह रहे हैं जी, आपका पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आता है, बहुत सुंदर, आगे आ जाओ। मैं भारत के लिए समर्पित रहता हूं, मैं भारत के लिए समर्पित हूं। इसमें भारत के लिए इसको कौन सा कारक आप मानोगे, इसको कौन सा कारक मानोगे? मैं भारत के लिए समर्पित हूं, मैं समाज के लिए समर्पित हूं, मैं दूसरों की सेवा के लिए समर्पित हूं। तो यहां पर भारत के लिए, ये जो शब्द है ना भारत के लिए, इसको आप कौन सा कारक मानोगे? जैसे मैं क्या हूं, मैं करता हूं, ठीक है जी, मैं समर्पित रहूंगा, है ना, ये रहना मेरी क्रिया है। तो भारत के लिए क्या है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण है, क्या है बताओ, क्या है? कटे आस्ते का अर्थ होता है चटाई पर बैठता है। कटे आस्ते में, कटे आस्ते क्या होता है, जैसे ये है चटाई, इस चटाई पर कपिलेश्वर जी बैठते हैं, ठीक है, इस पर कपिलेश्वर जी बैठते हैं। तो चटाई एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, आपको दिखाई दे रही है चटाई, और कपिलेश्वर जी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 2 अलग अलग चीजें जब आपको दिखाई दे, और वो जब आधार आधेय भाव उनमें आता है तो उसको औपश्लेषिक कहते हैं। कटे मतलब चटाई में, आस्ते मतलब बैठता है, कपिलेश्वर कटे आस्ते, ठीक है जी, इस प्रकार की बात है। आगे आ जाओ।
तो भारत के लिए ये कौन सा आधार है? जब भी किसी शब्द के साथ के लिए जुड़ जाए उसको संप्रदान लगा देना आंख बंद करके। जब भी के लिए जुड़ जाए, ठीक है जी, जब भी किसी शब्द के साथ के लिए जुड़ जाए तो उसको संप्रदान लगा देना। हाँ भाई, क्यों आए हो क्लास में? पढ़ने के लिए, के लिए तो पढ़ना संप्रदान हो जाएगा। समझ गए? समझ गए? अच्छा, क्यों सुबह उठते हो? मैं जॉगिंग के लिए उठता हूं, तो जॉगिंग संप्रदान की संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, कहने का अर्थ है कि संप्रदान का अर्थ होता है किसी को देना, है ना, लेकिन उद्देश्य बताने के लिए भी हम संप्रदान का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैं ताकतवर बनने के लिए जो है ना वो व्यायाम करता हूं, तो जिस चीज के लिए आप कुछ करोगे वो संप्रदान होगा। ठीक है, जैसे सरिता जी कहें मैं पिंकी कुमारी के लिए चॉकलेट खरीदती हूं, तो यहां पे पिंकी कुमारी क्या हो गई? किसके लिए खरीद रहे हैं? पिंकी के लिए, तो पिंकी यहां पर क्या हो गई? संप्रदान कारक हो गई। तो जिस भी शब्द के साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं और पर में, ये जिसके साथ आएगा उसको अधिकरण कहोगे, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं जहां पर के लिए आ जाएगा ना वो संप्रदान होगा। ये वो टेक्निक है कि विदाउट एनी सूत्र, कि कोई संस्कृत का सूत्र बताए बिना मैं आपको सारे कारक समझा दूंगा। समझ गए जी? समझ गए? तो क्या हो गया? संप्रदान कारक। आगे आ जाओ। भारत की राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ है। भारत की राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ है, तो आपको यह बताना है कि दिल्ली में यह कौन सा कारक है, बताओ। कर्तव्य पथ कहां पर है? दिल्ली में है, तो दिल्ली में ये कौन सा कारक है जरा बताओ। अगर आपको अभी आपने कहा कि सर आपकी समझाई हुई हर बात समझ में आती है, तो अब ये बताओ कि आपको समझ में आया तो एकदम सही आंसर बताओ। कर्तव्य पथ दिल्ली में है, तो दिल्ली में ये कौन सा कारक होगा? ये कौन सा कारक होगा? प्रश्न की संख्या लिख करके आंसर देना कि 4 का ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर इज दिस। ठीक है जी, तो एक बार बताओ, सब लोग बताओ, प्रश्न की संख्या लिख करके बताना, नहीं तो मुझे पता नहीं चलता आप तीसरे का बता रहे हो, चौथे का बता रहे हो। तो क्या आंसर है? भारत की राजधानी दिल्ली में। अब देखो कैसे पहचानना होता है, तो आपके सामने कोई सेंटेंस आए ना तो उसकी क्रिया को पकड़ो। जैसे क्या है तो है क्या है? क्रिया है। ठीक है, अब पूछो क्या है, तो कर्तव्य पथ है। कहां पर है कर्तव्य पथ? दिल्ली में। जिस भी जगह का के साथ में और पर लगाओ वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? वो अधिकरण हो जाएगा। ठीक है जी, तो उसे हम क्या कहेंगे? अधिकरण। दिल्ली में कर्तव्य पथ कहां पर है? दिल्ली में। समझ गए? तो दिल्ली में, घर में, छत में, मार्केट में, मैदान में, पहाड़ों में, है ना, वादियों में, समुद्र में, बीच में, है ना, बीच पर। ठीक है जी, तो क्या हो गया? अधिकरण हो गया। अब आप पकड़ने लगे हो। मैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पर क्लास लेता हूं। मैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पर क्लास लेता हूं। आप भी लेते हो क्या टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर क्लास? अगर आप भी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर क्लास लेते हो तो जरा ये बताओ कि यहां पर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप ये कौन सा कारक हो जाएगा? टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप ये कौन सा कारक इसको आप मानोगे? करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक? कौन सा कारक हो जाएगा? मैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में क्लास लेता हूं या मैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर क्लास लेता हूं, तो ये टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप ये कौन सा कारक हो जाएगा आपके लिए? ये हो जाएगा अधिकरण कारक। क्योंकि आप जो क्लास ले रहे हो ना उसका आधार क्या है? आपकी क्लास का आधार क्या है? आप कहां पर क्लास ले रहे हो? जी मैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पर क्लास ले रहा हूं। तो आपकी जो क्लास चल रही है ना उसका आधार क्या है? उसका आधार, उसका बेस क्या है? बेस इज टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप, दैट इज कॉल्ड अधिकरणम। समझ गए जी? कोई सूत्र बताया आपको मैंने? कोई सूत्र? आप ही ने आंसर बता रहे हो, सब लोग आंसर डी बता रहे हो और आप ही ने बताया। मैंने कोई सूत्र बताया आपको? मैंने कोई सूत्र बताया? बिना सूत्र के समझ जाओगे, ऐसे ही एग्जाम में होगा। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, तो पूछेंगे एक गांव में ये कौन सा कारक है?
तो बूढ़ी अम्मा कहां पर रहती है? गांव में। तो गांव में क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। समझ गए? ऐसे ही सीखना है आपको, खेल खेल में सीखना है जी। संस्कृत में विभक्तियां 7 हैं, तो कारक कितने हैं बताओ? अगर संस्कृत में विभक्तियों की संख्या 7 है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, 7 विभक्तियां हैं जी। संबोधन विभक्ति नहीं है, 7 विभक्तियां हैं। संबोधन प्रथमा के अंतर्गत आ जाता है। 7 विभक्तियां हैं, तो कारक कितने हैं बताओ? कितने कारक हैं? कितने कारक हैं बताओ? मुन्ना जी बताओ, कितने कारक हैं? संस्कृत में विभक्तियां अगर 7 हैं तो कारक कितने हैं? तो पहले लिख लो यहां पे, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। अधिकरण। अब इधर लिखो प्रथमा, द्वितीया, द्वितीया, यहां पे लिखो तृतीया, यहां पे लिखो चतुर्थी, यहां पे लिखो पंचमी, पंचमी, यहां पर लिखो षष्ठी, यहां पर लिखो सप्तमी, सप्तमी। अब कितने कारक हैं? ये जो है ना, ये है कारक और ये हैं विभक्तियां। ठीक है, तो कितने कारक हैं? ये जो संबंध है ना, इसको कारक नहीं कहते हैं। समझ गए? तो कितने कारक हैं अपने पास? टोटल कितने कारक हैं? तो अपने पास 6 कारक हैं। 6 कारक हैं। कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। क्यों? संबंध कारक क्यों नहीं है? संबंध कारक क्यों नहीं है जी? संबंध कारक क्यों नहीं है? ये प्रश्न कोई पूछेगा आपसे कि भाई आप कारक को संबंध क्यों नहीं, संबंध को कारक क्यों नहीं, हाँ कारक क्यों नहीं मानते? अब क्यों नहीं मानते, ये अगर ये जाने बिना अगर इस प्रश्न को याद रखोगे तो 2 दिन बाद भूल जाओगे। ठीक है, मैं एक प्रश्न लिखता हूं आप सबके सामने, आप ही में से किसी का। चलिए, महेश जयसवाल। ठीक है, मैंने लिखा महेश जयसवाल, जयसवाल विमानेन, विमानेन भ्रमणाय, भ्रमणाय जनवरी मासे, जनवरी मासे और जो है मासे चेन्नईम गच्छति, चेन्नईम गच्छति। और कहाँ से? महेश जयसवालः दिल्लीतः, महेश जयसवालः दिल्लीतः विमानेन भ्रमणाय जनवरी मासे चेन्नईम गच्छति। इस एक सेंटेंस के द्वारा ना आपको सारे कारक और सारी विभक्तियां समझा दूंगा। तो क्या लिखा है? महेश जयसवालः दिल्लीतः विमानेन भ्रमणाय जनवरी मासे चेन्नईम गच्छति। ठीक है, चेन्नईम गच्छति। अब आपको ढूंढना है इसमें कौन सा कारक है। तो सबसे पहले क्रिया को पकड़ो, ये क्रिया है गच्छति, ये क्या है? क्रिया है। अब प्रश्न करो, प्रश्न करते रहो, आंसर मिलते रहेंगे। प्रश्न करने में ही जीवन की सार्थकता है। जीवन में किसी भी जगह प्रश्न करना मत छोड़ो, प्रश्न करो, प्रश्न करो, प्रश्न। छोटा बच्चा है ना, वो प्रश्न करता है, ये पंखा है, ये चलता है, ये कैसे चलता है, ये क्यों चलता है, वो सब पूछता है। प्रश्न करो, जितना प्रश्न करोगे उतना समझ में आएगा। क्रिया, क्या क्रिया है? गच्छति। पूछो कौन, कौन गच्छति? आंसर आएगा महेश जयसवालः गच्छति। क्या पूछा आपने? कौन? अच्छा, महेश जयसवालः गच्छति। तो पूछो अच्छा महेश जयसवालः कहां को गच्छति? तो आंसर आएगा महेश जयसवालः चेन्नई को गच्छति। तो जहां को गच्छति वो कर्म, कर्ता ने कर्म को
महेश जायसवाल, कौन गच्छति, महेश जायसवाल कर्ता हो गया आपका। जो कौन का आंसर होगा वो आपका कर्ता हो जाएगा। जो है ना किधर को गच्छति, जो किधर को गच्छति का आंसर होगा वो कर्म हो जाएगा, है ना। किधर को या कहाँ गच्छति, है ना, किधर को या कहाँ को गच्छति, है ना, इसका जो आंसर होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम कर्म कहेंगे। अच्छा ठीक है, महेश जायसवाल चेन्नई गच्छति, कैसे गच्छति, कैसे गच्छति, तो जैसे गच्छति, जिसके द्वारा गच्छति, कैसे गच्छति, विमान से गच्छति, तो विमान, है ना, कैसे गच्छति, कैसे गच्छति, तो विमान से, तो जैसे गच्छति वो क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा, ठीक है। अच्छा किसके लिए गच्छति, घूमने के लिए, भ्रमणाय, घूमने के लिए, तो यहां पर किसके लिए, है ना, किसके लिए गच्छति, किसके लिए, इसका जो आंसर होगा उसे कहेंगे संप्रदान, संप्रदान, ठीक है। अच्छा ठीक है, महेश जायसवाल विमानेन भ्रमणाय चेन्नई गच्छति। अच्छा कहां से गच्छति, ये चेन्नई में तो गच्छति, पर कहां से गच्छति, तो दिल्ली से, तो जहां से, जहां से, कहां से, कहां से, ये जिसका आंसर होगा ना उसे कहेंगे अपादान, अपादान। मैं घर से मार्केट में आऊंगा, घर से, है ना, घर से, मार्केट से, है ना, जो है मंदिर से, है ना, मैदान से, चेन्नई से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, दिल्ली से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, केरला से, जहां से, वो अपादान हो जाएगा, समझ गए, अपादान। और अच्छा कब, कब गच्छति, ठीक है, महेश जायसवाल दिल्ली से विमानेन भ्रमणाय चेन्नई गच्छति, बात ठीक है, पर कब गच्छति, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, दिसंबर में, कब, तो जनवरी मास में। तो जब वो कब किया जा रहा है, कौन से महीने में, तो मैं और पर जहां पर आ जाएगा, मैं और पर जहां पर आ जाएगा उसे कहते हैं अधिकरण। तो ये अधिकरण हो गया, समझ गए। तो कर्ता मिल गया, कर्म मिल गया, करण मिल गया, संप्रदान मिल गया, अपादान मिल गया और अधिकरण मिल गया, 6 मिल गए। अब सुनो, संबंध कारक क्यों नहीं होता, संबंध कारक क्यों नहीं होता, ये सब कारक क्यों होते हैं, इसके लिए मैंने एक पूरा वाक्य लिखा। अब मैं आपके सामने ना, मैं आपके सामने एक और जो है यहां पे मैं आपके सामने एक और बात लिखता हूं। महेश जायसवाल किसका दोस्त है, मुन्ना कुमार का, मुन्ना कुमारस्य मित्रम, मुन्ना कुमारस्य भ्राता, भाई लिख लो, मुन्ना कुमार का भाई, मुन्ना कुमारस्य भ्राता महेश जायसवाल दिल्लीतः विमानेन भ्रमणाय जनवरी मासे चेन्नई गच्छति। अब मेरा सेंटेंस यहां से प्रारंभ हो रहा है कि मुन्ना कुमार का भाई महेश जायसवाल दिल्ली से विमान के द्वारा घूमने के लिए जनवरी के महीने में चेन्नई जाता है। अब मुझे ये बताओ, ये जो गच्छति क्रिया है ना, ये जो गच्छति क्रिया है ना, इस गच्छति क्रिया को करने में इस मुन्ना कुमार की कोई भूमिका है क्या, क्या मुन्ना कुमार जाता है क्या, क्या मुन्ना की जाने में कोई भूमिका है क्या, कोई भूमिका नहीं है। लेकिन चेन्नई का संबंध गच्छति से है, जनवरी महीने का संबंध गच्छति से है, भ्रमणाय घूमने का संबंध गच्छति से है, विमान का संबंध गच्छति से है, दिल्ली का संबंध गच्छति से है, और महेश जायसवाल का तो संबंध गच्छति से है ही। इन सबका संबंध गच्छति से है, क्रिया से है, लेकिन मुन्ना कुमार का कोई संबंध नहीं है गच्छति से। तो मुन्ना कुमार का संबंध किससे है, तो मुन्ना कुमार का संबंध है भैया महेश जायसवाल से, है ना, बिटवीन टू, इन दोनों के मध्य में संबंध है, इसका क्रिया से कोई संबंध नहीं है, समझ गए, इसका क्रिया से कोई संबंध नहीं है। मुन्ना कुमार और महेश जायसवाल के बीच में भाई का संबंध है, भाई भाई का संबंध है, लेकिन मुन्ना कुमार का इस गच्छति से कोई संबंध नहीं है। तो जब किसी शब्द का क्रिया के साथ डायरेक्ट कोई संबंध ना हो उसे कहेंगे संबंध मात्र, वो कारक नहीं होगा।
कारक हम किसको बोलेंगे? जो क्रिया से डायरेक्ट जुड़ा हो। इसमें देखो, महेश जायसवाल दिल्लीतः विमानेन भ्रमणाय जनवरी मासे चेन्नई, ये 6 की 6 चीजें जो है ना वो गच्छति से डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं, जबकि मुन्ना जुड़ा हुआ है महेश से, महेश जुड़ा है गच्छति से। तो जब जो है इस प्रकार का संबंध हो, क्रिया से डायरेक्ट ना जुड़े हों, उसको केवल संबंध मात्र कहेंगे। ठीक है। जब कोई यूं कहे, आपके बगल में जो बैठे हैं, आपके बगल में जो बैठे हैं उन पर हम अपना डॉट डॉट दे बैठे हैं, तो यहां पर मैं और उनके बीच में ना कोई एक और पिलर है, इसको कहते हैं संबंध। समझ गए भैया? इतनी बात समझ में आ गई? मनोज कुमार मुखिया जी समझ में आ गया? मुखिया जी आ गए क्लास में। ठीक है जी, तो सबने समझ लिया। तो जब क्रिया से डायरेक्ट संबंध ना हो, क्रिया से डायरेक्ट जुड़ाव ना हो, उसको संबंध मात्र कहेंगे। वो कारकों की श्रेणी में नहीं आ सकता, वो कारक नहीं होगा। कारक कौन होगा? जो डायरेक्ट क्रिया से जुड़ा होगा, उसको हम क्या कहेंगे? क्रिया, उसको हम कारक कहेंगे। कारक, जो क्रियाम करोति इति कारकः, जो क्रिया को करता है, क्रियाम करोति, जो क्रिया को डायरेक्ट करेगा वो कारक है, बाकी कुछ नहीं है। आगे आ जाओ। आधार का अर्थ क्या होता है बताओ? आधार का अर्थ क्या होता है? जब मैं बात करता हूं आधार की, भाई आधार में सप्तमी होती है, तो मैं आधार कहने का मेरा क्या तात्पर्य है? हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो एक बार बताओ जरा कि आधार कहने से मेरा क्या तात्पर्य है? आधार कहने से क्या तात्पर्य है? आधारोधिकरणम, मेरा कहने का क्या तात्पर्य है? अधिकरण का। बेटा बिना संस्कृत बोले ना आपको सारी विभक्तियां, सारे कारक समझा दूंगा। पहचानना, कैसे पहचानना है, एग्जाम में प्रश्न यही आता है ना। उसने, राम ने शाम को 10 रुपए दिए, तो शाम इसमें कौन सा कारक है? राम कौन सा कारक है? पैसे कौन सा कारक है? दिया क्या है? ठीक है जी, ये सब आपको समझाएंगे। अधिकरण, बहुत बढ़िया। स्वाति को रसगुल्ला अच्छा लगता है। ठीक है जी, स्वाति को रसगुल्ला अच्छा लगता है। आपको भी अच्छा लगता है क्या? आपको भी अच्छा लगता है क्या? या फिर अभी देखो, रसगुल्ला देखते सबके मुंह में ऐसा एक भाव आ गया। तो स्वाति को रसगुल्ला अच्छा लगता है, तो आपको बताना है कि यहां पे स्वाति कौन सा कारक है, स्वाति कौन सा कारक। अब ये विशेष नियम आपको बता रहा हूं। अब कारकों में विशेष नियम बता रहा हूं। सामान्य नियम क्या है कि भाई अच्छा लगता है, ये क्रिया है। ये किसको अच्छा लगता है? स्वाति को, तो ये कर्ता हो गया। क्या अच्छा लगता है? रसगुल्ला, ये कर्म हो गया। ये सामान्य नियम था, ये सामान्य नियम था। अब विशेष नियम बताऊंगा आपको, अब विशेष नियम बताऊंगा। हर जगह कुछ सामान्य नियम होते हैं, कुछ विशेष नियम होते हैं। तो अब मैं आपको विशेष नियम बताऊंगा। विशेष नियम क्या है? सामान्य नियम यही है, स्वाति को रसगुल्ला अच्छा लगता है। ये इसमें सामान्य नियम है कि क्रिया को जो करने वाला है ना, उसको वो कर्ता होता है। पर यहां पे क्रिया को किया नहीं जा रहा, किया का, क्रिया जहां पर हो रही है ना, वो ये है। मतलब क्रिया का संबंध इसके साथ, जैसे क्रिया केवल टोटली डिपेंडेंट है इस पे, है ना, तो वो करता होता है, क्योंकि क्रिया को जो करता है वो करता है ना, इसलिए। लेकिन अब आपको मैं स्पेशल प्रोविजन बता रहा हूं। जैसे देखो, अगर कहीं पर भी ऐसा आ जाए अच्छा लगता है, अगर कहीं पर भी एक शब्द आ जाए अच्छा लगता है, तो अच्छा लगता है को संस्कृत में कहते हैं रोचते। क्या कहते हैं जी? रोचते। संस्कृत में इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे संस्कृत में? अच्छा लगता है, इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? रोचते। तो भैया जिसको अच्छा लगेगा ना, उसको आप क्या बना दोगे? उसको संप्रदान बना दोगे। अब ये स्पेशल नियम है, जिसको अच्छा लगता है। तो रसगुल्ला किसको अच्छा लगता है? स्वाति को। तो यहां पे स्वाति जो है ना, वो कर्ता नहीं होगा, बल्कि वो संप्रदान हो जाएगा, उसमें चतुर्थी आ जाएगी। समझ गए? वो उसकी संप्रदान इसको बनाएंगे, इसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो क्या हो जाएगा? स्वात्यै रसगुल्ला रोचते, स्वात्यै रसगुल्ला रोचते। ठीक है, रोचते। कपिलेश्वर को, कपिलेश्वर को क्या अच्छा लगता है?
कपिलेश्वर को जो है ना गोलगप्पे अच्छे लगते हैं, गोलगप्पे रोचते। किसको रोचते, किसको रोचते? कपिलेश्वर को। इसमें चतुर्थी लगा दो, कपिलेश्वराय, ठीक है, कपिलेश्वराय, ठीक है। और विजय मिश्रा, विजय मिश्रायई, है ना, विजयाय, विजयाय, मनोजयाय, पिंक्यई, सरितायई, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न बनाओ। अगर एग्जाम में आ गया अच्छा लगता है तो कर्ता में चतुर्थी लगा देना, अगर रोचते लिखा होगा कर्ता में चतुर्थी लगा देना। जैसे गणेशाय, गणेश को क्या अच्छा लगता है बताओ? गणेशाय किम रोचते, मोदकम रोचते। गणेश को क्या अच्छा लगता है? लड्डू अच्छा लगता है। तो किसको अच्छा लगता है? गणेश को, चतुर्थी लगा दो, गणेशाय, है ना। कृष्ण है, मक्खन है, मक्खन को कहते हैं नवनीत, नवनीत है, नवनीत रोचते। तो किसको रोचते? कृष्ण को। तो कृष्णाय नवनीतम रोचते, कृष्णाय नवनीतम रोचते, गणेशाय मोदकम रोचते। आपको क्या क्या रोचते एक बार कमेंट करके बताओ। मुझको ये रोचते, है ना, मेरे लिए या मुझको अच्छा लगता है तो आप प्रयोग करोगे मह्यम। जैसे ये अस्मद शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, मह्यम, है ना। इसीलिए मैंने आपको बोला शब्द रूप धातु रूप याद कर लो, क्योंकि हर चीज का आधार है। मह्यम, मह्यम भ्रमणम रोचते, मेरे को घूमना अच्छा लगता है। अब और आप बताओ कि आपको क्या क्या लगता है। मह्यम का प्रयोग कर लेना, रोचते का प्रयोग कर लेना। अब बताओ क्या क्या अच्छा लगता है, कमेंट करके बताओ सब लोग, सभी लोग कमेंट करके बताओ आपको क्या क्या अच्छा लगता है। सभी लोग बताओ आपको क्या क्या अच्छा लगता है। मैंने कहा मह्यम भ्रमणम रोचते, मेरे को घूमना अच्छा लगता है। आपको क्या अच्छा लगता है बताओ, आपको क्या अच्छा लगता है ना। मह्यम जो है ना, मह्यम नृत्यम रोचते, मेरे को डांसिंग अच्छा लगता है, मह्यम नृत्यम रोचते। मह्यम संगीतम रोचते, मेरे को संगीत अच्छा लगता है ना, मह्यम संगीतम रोचते। और क्या क्या रोचते बताओ। मह्यम नवनीतम रोचते, बहुत सुंदर, मह्यम नवनीतम रोचते, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आपको ये स्पेशल नियम ध्यान में रखना है। अगर रोचते का प्रयोग कहीं पर होगा तो चतुर्थी लगा देना। आगे आ जाओ। भारत के प्रधानमंत्री, यहां भारत और प्रधानमंत्री में कौन सा कारक है बताओ। भारत के प्रधानमंत्री, यहां पे भारत और प्रधानमंत्री में कौन सा कारक है बताओ। करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या कोई भी नहीं, बताओ। हाँ, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मह्यम स्वाध्यायः रोचते, मह्यम अध्ययनम रोचते, ठीक है। बताओ बताओ बताओ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाषण दिया। तो यहां पर भारत के प्रधानमंत्री, यहां पर भारत और प्रधानमंत्री में क्या संबंध है बताओ। मैंने कहा भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज G20 में भाषण दिया, में भाषण दिया, भाषण किया होना चाहिए वैसे, भाषण किया। तो यहां भारत और प्रधानमंत्री के बीच में कौन सा कारक है बताओ। भारत और प्रधानमंत्री के बीच में कौन सा कारक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप चीजों को समझ गए हो, अब आप चीजों को समझ गए हो। देखो, भाषण दिया तो भाषण किया, ये क्रिया है, किसने किया, ये जो है प्रधानमंत्री ने किया। अब ये प्रधानमंत्री और भारत, यहां भारत ने कुछ नहीं किया, प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री और भारत के बीच में संबंध है, संबंध है। क्या संबंध है? प्रधानमंत्री का संबंध है, ठीक है। प्रधानमंत्री और भारत, वो भारत का प्रधानमंत्री है, ठीक है ना। मलेशिया के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति, वैसे ही भारत के प्रधानमंत्री। तो इन भारत के साथ इनका संबंध है, समझ गए जी। आगे आ जाओ, बहुत बढ़िया, समझने लगे हो। संप्रदान कारक को ध्यान में रखते हुए शुद्ध वाक्य बताना है आपको। संप्रदान कारक को ध्यान में रखते हुए कि भाई संप्रदान कारक मुझे बनाना है, तो बताओ विप्रम गाम ददाति, विप्रस्य गाम ददाति, विप्राय गाम ददाति या विप्रे गाम ददाति, बताओ।
बताओ मास्टर साहिब, कर्ता बना लो मास्टर साहिब को। मास्टर साहिब विप्रम गाम ददाति, मास्टर साहिब विप्रस्य गाम ददाति, मास्टर साहिब विप्राय गाम ददाति, मास्टर साहिब विप्रे गाम ददाति। कौन सा आंसर सही होगा? बताओ कौन सा आंसर सही होगा? देने के लिए चतुर्थी, जिसके लिए दोगे उसमें संप्रदान, जिसके लिए दोगे, जिसको दोगे ना, जिसके लिए दोगे उसमें चतुर्थी लगा देना। तो किसको दे रहे हो? विप्र को, तो विप्र में चौथी आनी चाहिए, तो विप्राय गाम ददाती। क्या हो जाएगा जी? मास्टर साहेब विप्राय गाम ददाती, मास्टर साहेब विप्र को गाय देता है। बी नहीं, सी। अरे विप्रस्य छठी, ये तो षष्ठी है, आपको चतुर्थी लगानी है। जब भी किसी को दोगे ना, किसी को देना अर्थ हो, तो वहां पे कौन सी विभक्ति लगेगी? चतुर्थी। लेकिन वो देना कैसा होना चाहिए? देना वापस ना लेना, उसके बाद एक बार दे दिया तो वापस नहीं लेना, ऐसी जगह ही चतुर्थी लगाना। अगर षष्ठी लगाओगे ना तो षष्ठी का अर्थ हो जाएगा कि ये मास्टर साहेब विप्र को गाय देते हैं और शाम को वापस ले लेते हैं। अगर आप किसी को कोई सामान देते हो और उसको वापस ले लेते हो, तब षष्ठी लगाना, तब षष्ठी लगाना। अगर एक बार दे करके वापस नहीं मांगोगे तब चतुर्थी लगाना। समझ गए? जैसे जैसे मैं कहूं कि वंदू जी, वंदू वंदू प्रियंकायै, प्रियंकायै पिज्जा ददाती, पिज्जा ददाती। अब ये बताओ, वंदू प्रियंका को पिज्जा देगी तो प्रियंका खा लेगी, है ना? तो वंदू ये तो नहीं कहेगी ला मेरा पिज्जा दे वापिस, मेरा पिज्जा दे वापिस। अब ये इसको दे दिया तो ये वापस नहीं मांगने वाली, वंदू जी वापस तो नहीं मांगोगे ना, तो वापस नहीं मांगने वाली, तो यहां चतुर्थी लगा दो। अगर आप किसी को अपनी घड़ी दे रहे हो और वापस ले लोगे शाम को, जैसे मैं कहूं कि विजयः कपलेश्वराय घटिकाम ददाति, विजयः विजयः कपलेश्वराय कपलेश्वराय घटिकाम ददाति। लेकिन शाम को जो है ना, कपलेश्वर जी ने बोला यार मेरा ना इंटरव्यू है, मेरी ना परीक्षा है, मुझे घड़ी की जरूरत है, विजय भाई अपनी घड़ी दे दो, शाम को लौटा दूंगा। तो विजय जी ने कपलेश्वर को अपनी घड़ी दी, लेकिन कपलेश्वर ने शाम को वापस कर दी, तो यहां पे चतुर्थी नहीं आएगी, फिर यहां षष्ठी आएगी। कपलेश्वरस्य कपलेश्वरस्य घटिकाम ददाति। समझ गए? समझ गए? कॉन्सेप्ट समझ गए? कॉन्सेप्ट समझ गए? अगर वापस मांगोगे तो षष्ठी लगाना, अगर वापस नहीं मांगोगे तो चतुर्थी लगाना। समझ गए जी? आगे आ जाओ। अनुजा कलमेन लिखती, अनुजा कलमेन लिखती, छोटी बहन कलम से लिखती है। ठीक है जी? ठीक है जी? छोटी बहन कलम से लिखती है। ठीक है? जैसे आपने कहा कि जैसे अनुजा, अनुजा कलमेन लिखती, अनुजा कलम से लिखती है, तो यहां पे कलमेन ये कौन सा कारक है? ये कौन सा कारक है? देखो लिखती तो क्रिया है और अनुजा कर्ता है और वो लिख रही है कलम से, तो लिखने में सहायता कौन कर रहा है? कलम कर रहा है। तो कलम क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा, करण कारक। जो कर्ता को क्रिया को करने में सहायता करता है ना, उसको कहते हैं करण कारक। समझ गए? इतनी बात समझ गए? चलो आगे आ जाओ। दा धातु के योग में कौन सा कारक? ददाती। जब आप देने की बात करोगे ना, ददाती, तो जिसको ददाती उसको कौन सा कारक कहोगे? जिसको ददाती उसको कौन सा कारक कहोगे? कौन सा कारक कहोगे? बेटा इस बार सीटेट में 30 में से 30 लाने, इस बार 30 में से 30 लाने, ना संधि ना समास ना कारक, कहीं भी एक प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा इस बार। कारक, संधि, समास, वाच्य परिवर्तन, शब्द रूप, धातु रूप, कोई भी प्रश्न आ जाए इस बार गलत नहीं करना, इस बार गलत होने ही नहीं दूंगा, इसलिए सारे प्रश्न करवा रहा हूं। दा धातु, ददाती, जिसको ददाती वो संप्रदान, जिसको ददाती वो संप्रदान। आगे आ जाओ। नलिनी अनुजायै क्रोधं करोति, नलिनी अनुजायै क्रोधं करोति। क्या कह रहे हैं जी?
हिमांशु जी कह रहे हैं सर मैं भी बीएड में एडमिशन नहीं मिल रहा, सर एमपी में बीएड में एडमिशन नहीं मिल रहा है, क्या रीज़न हो सकता है? एमपी में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो उन कारणों को पता लगाइए क्यों नहीं मिल रहा है। अगर जो है थोड़ा सा आप मार्क्स की वजह से नहीं मिल रहा है या क्यों नहीं मिल रहा है, एक बार आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना, व्यक्तिगत मैं बात करूंगा आपसे, ठीक है जी। चलो बताओ, नलिनी अनुजायै क्रोधं करोति। अब नलिनी जो है ना वो अपनी छोटी बहन से क्रोध कर रही है। अब यहां पे स्पेशल प्रोविजन आपको बता रहा हूं, स्पेशल प्रोविजन। अगर जैसे मैंने आपको रोचते बताया था ना, रोचते, जैसे मैंने आपको रोचते बताया था, वैसे अगर क्रोध करने की बात हो, क्रोध करने की है ना, तो वैसे ही क्रुध्यति, ठीक है, क्रुध्यति। क्रोधं करोति के लिए क्या शब्द आएगा? क्रुध्यति, क्रुध्यति। तो कौन क्रुध्यति? नलिनी। जिसके लिए क्रोध करोगे ना उसमें चतुर्थी लगा देना। आप अगर किसी पर गुस्सा करोगे तो जिस पर गुस्सा करोगे ना उसमें संप्रदान कारक बना देना उसको, उसमें चतुर्थी लगा देना, अनुजायै, है ना। नलिनी अनुजायै क्रोधं करोति, पिता पुत्राय क्रोधं करोति, माता भगिन्यै क्रोधं करोति, पिता मात्रे क्रोधं करोति, क्रुध्यति। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए भाई, समझ गए। जिसको क्रोध करोगे, जो क्रोध करेगा वो नहीं, जिसको, जिसके लिए क्रोध करेगा। मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी छात्र के लिए क्रोध करते हैं, छात्रो छात्राय क्रुध्यति। मास्टर जी छात्राय क्रुध्यति। क्रोध कौन कर रहा है? मास्टर जी। जिसको, किसके लिए क्रोध कर रहे हैं? छात्र के लिए। तो छात्र में चतुर्थी लगा दोगे, समझ गए। आगे आ जाओ। भीत्रार्थानाम भय हेतु, इस सूत्र का प्रयोग कहां पे होता है? भीत्रार्थानाम भय हेतु, इस सूत्र का प्रयोग कहां पे होता है? भाई जो आपके डर का कारण है, भाई मुझे ना छिपकली से बहुत डर लगता है, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, छिपकली से बहुत डर लगता है, लगता है। तो इसमें डर किसको लगता है? मुझे लगता है। अच्छा, किससे डर लगता है? छिपकली से। तो जिससे आपको डर लगता है, जिससे डर लगता है, ठीक है, ठीक है, वो डायलॉग है ना, प्यार से डर नहीं लगता, किससे डर लगता है? पता नहीं किससे लगता है। तो जिससे भी डर लगता है, जिससे डर लगता है उसको क्या कहोगे? वहां पर अपादान कारक, भीत्रार्थानाम भय हेतु। इस सूत्र का हिंदी अनुवाद है ये, इसका हिंदी अनुवाद है ये। आपको जिससे डर लगता है ना, जो आपके भय का हेतु है, कारण है, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, अरे मुझे तो जो है ना वो पानी से बहुत डर लगता है, अरे मुझे तो इससे बहुत डर लगता है, मुझे तो उससे बहुत डर लगता है। तो जिससे आपको डर लगता है ना उसमें पंचमी लगा देना आंख बंद करके, ठीक है ना, है ना, है ना। जैसे, जैसे हमारे पड़ोस में एक देश है, उसको भारत से बहुत डर लगता है, भारत से बहुत डर लगता है, वो इतने अनुचित काम करता है कि वो आजकल बहुत डरा हुआ है कि कब मुझे दंड मिल जाए। तो जिस, जो डर का कारण है उसमें पंचमी, समझ गए। अरे मुझे ना, मुझे पाप कर्म से बहुत डर लगता है, तो पापात पंचमी लगा दोगे, समझ गए जी। मेरे को जिससे डर लगता है उसमें पंचमी लगा देना। आगे आ जाओ। परितः के योग में, परितः मतलब, परितः का अर्थ है चारों ओर, है ना, चारों ओर हरियाली खिली है, परितः। तो जिसके चारों ओर उसमें परितः लगा। जैसे आप कहोगे गृहम यानी घर, है ना, घर के परितः, परितः मतलब चारों ओर, परितः जो है हरियाली अस्ति, घर के चारों ओर हरियाली अस्ति। तो किसके चारों ओर? परितः मतलब चारों ओर, चारों ओर। तो जिसके चारों ओर उसमें द्वितीया, तो गृहम परितः, गृहम परितः जो है हरियाली अस्ति। मोदी जी अस्ति, मोदी जी, मोदी जी के चारों ओर कमांडो अस्ति, तो मोदी
मोदिनं परितः, मोदिनं परितः कमांडो अस्ति, कमांडो संति, बहुत सारे हैं ना। तो मोदिनम परितः कमांडो अस्ति, जिसके चारों ओर, उसमें द्वितीया लगा देना। परितः का अर्थ होता है चारों ओर, तो किसके चारों ओर, जिसके चारों ओर, उसमें लगा देना भैया। कौन सी विभक्ति लगा दोगे उसमें? उसमें द्वितीया लगा देना। समझ गए? समझ गए? समझ गए? अच्छा, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर समुंदर है, तो पृथ्वीं परितः, पृथ्वीं परितः जलम अस्ति, पृथ्वीं परितः, परितः समुद्रः अस्ति। क्या हो गया? समुद्रः अस्ति, पृथ्वीं परितः समुद्रः अस्ति। समझ गए जी? आगे आ जाओ। अश्वात बालकः अपतत, अश्वात बालकः अपतत, बच्चा घोड़े से गिर गया, बच्चा गाड़ी से गिर गया, बच्चा साइकिल से गिर गया। तो जहां से गिरेगा, जहां से गिरता है, जहां से गिरता है, या जहां से अलग, जब वो गिर रहा है तो अलग हो रहा है ना, तो जहां से अलग होंगे, जहां से अलग होंगे उसको अपादान बना देना। तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक। मैं साइकिल से गिरता हूं, तो साइकिल और मैं अलग हो रहे ना। मैं घर से कॉलेज जाता हूं, तो पहले मैं और घर एक साथ थे, पहले मैं और घर जो है ना वो एक साथ थे। फिर मैं धीरे 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 मैं आ गया विद्यालय में, फिर मैं आ गया विद्यालय में। तो विद्यालय में मैं जैसी आया, पहले मैं और घर साथ में थे, फिर मैं धीरे 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 चलते चलते विद्यालय, तो मैं और घर अलग अलग हो गए ना। अब मैं कहां से विद्यालय आया? मैं घर से, तो यहां पे घर क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। मैं विद्यालय से घर जाता हूं, जब वापसी होगी तब विद्यालय अपादान हो जाएगा, जाते समय घर अपादान हो जाएगा। समझ गए जी? आगे आ जाओ। बालिका बिभेति, बालिका डरती है, बालिका डरती है, बिभेति मतलब डरती है। अब मैंने अभी आपको बताया था, जिससे आपको डर लगेगा ना, जिससे आपको डर लगेगा उसमें आपको कौन सी विभक्ति लगानी है वो आपको पता है। अब इसमें से चुन करके बताओ वो कौन सी विभक्ति है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको बेटा शब्द रूप धातु रूप याद होने चाहिए। मैं आपको 50-100 धातु रूप रटने के लिए नहीं बोलता हूं, मैंने बस 8 से लेकर 10 अस्मद और युष्मत को मिला दोगे तो मैंने बस 10 शब्द रूपों की बात की है। आप 10 शब्द रूप याद कर लो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सिर्फ 10 शब्द रूप याद करने के लिए बोल रहा हूं, 10, और वो 10 भी एक कर लोगे तो दूसरा आसान हो जाएगा। केवल 10 शब्द रूप याद करने हैं आपको। तो जरा बताओ, बालिका डरती है, चोर से डरती है, तो चोर में कौन सी विभक्ति आनी चाहिए? पंचमी। पंचमी भीतरार्थानाम भय हेतु, डर का जो छिपकली से डरता है, तो जिससे डरता है उसमें पंचमी। तो चोर से डरती है तो चौरात बिभेति, बालिका चौरात बिभेति। समझ गए? पिंकी जो है ना, पिंकी जो है ना वो, पिंकी चीटिंग करने से डरती है, तो पिंकी, पिंकी अनुचित कार्यात बिभेति। समझ गए? समझ गए? अरे मैं तो आलस्य से बहुत डरता हूं, ठीक है ना। मुन्ना कुमार जी कह रहे हैं मैं आलस्य से बहुत डरता हूं, हम आलस्यात बिभेमी, ठीक है। हाँ, आगे आ जाओ। निकषा, निकषा अव्यय का प्रयोग होता है कहां पे? निकषा का अर्थ होता है पास में, पास में, ठीक है, पास में। बताओ निकषा के योग में कौन सी विभक्ति आएगी? पास में। जैसे मैंने कहा घर के पास में मंदिर है, घर के पास में मंदिर है, मंदिर है, तो मंदिर है का तो हो जाएगा मंदिरम अस्ति, मंदिरम अस्ति। और कहां पे अस्ति? पास में, तो पास में के लिए शब्द प्रयोग हो जाएगा निकषा। अब जिसके पास में ना उसमें द्वितीया लगा देना, तो हो जाएगा गृहम निकषा। गृहम निकषा मंदिरम अस्ति, है ना। और विद्यालयम निकषा, विद्यालय के पास में, विद्यालयम निकषा, विद्यालय के पास में नदी अस्ति, विद्यालय के पास में नदी अस्ति, नदी है।
विद्यालय के पास में नदी अस्ति, समझ गए। गृहम निकषा मंदिरम अस्ति, समझ गए, समझ गए। आगे आ जाओ। अंतरा के योग में, अंतरा होता है बीच में, तुम्हारे और मेरे बीच में, ठीक है ना, है ना। तेरे मेरे बीच में बंधन है जो पुराना, ऐसा गाना है ना एक, तो क्या हो जाएगा, त्वाम माम च अंतरा बंधनम अस्ति प्राचीनम, है ना। त्वाम माम अंतरा बंधनम अस्ति प्राचीनम, ऐसे बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अंतरा के योग में होती है द्वितीया विभक्ति, जिन दोनों के बीच में उसमें द्वितीया लगा दोगे। जैसे आपको बोलना है, आपको बोलना है सुमित्रा, सुमित्रा और पिंकी के बीच में है दोस्ती है, तो सुमित्रा और पिंकी इन दोनों के बीच में है ना दोस्ती, है ना। तो अंतरा, अंतरा मित्रता अस्ति, है ना, मित्रता अस्ति। तो किनके दोनों के बीच में अस्ति, सुमित्रा और पिंकी, तो सुमित्रा में द्वितीया लगा दो और पिंकी में द्वितीया लगा दो और बीच में शब्द के लिए अंतरा लिख दो। अंतरा का अर्थ होता है बीच में, जैसे निकषा का अर्थ होता है पास में, है ना। तो सुमित्राम पिंकीम अंतरा मित्रता अस्ति, है ना। कल भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच है, तो कल किसके बीच में मैच है, एक तो भारत और पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के बीच में, यानी अंतरा क्रिकेट मैच अस्ति, क्रिकेट खेलम अस्ति, ठीक है, क्रिकेट खेलम अस्ति। तो किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान, दोनों में द्वितीया लगा दो, भारतम पाकिस्तानम, भारतम पाकिस्तानम अंतरा अद्य निर्णायक क्रीडा अस्ति, एशिया कप, है ना, एशिया कप इति चषक स्पर्धा मालिकायाम अद्य निर्णायक क्रीडा अस्ति। अरे संस्कृत बहुत सरल है भाई, बहुत सरल है, बहुत सरल है संस्कृत, ठीक है। तो अंतरा का अर्थ होता है बीच में, ठीक है, उसके और मेरे बीच में, उसके और मेरे बीच में, है ना, उसके और मेरे बीच में। तो बीच में के लिए अंतरा शब्द लगाना और दोनों में द्वितीया विभक्ति लगा देना, ठीक है। आगे आ जाओ। भारताय आतिथ्यम रोचते, भारत को मेहमान, वो जो है ना, वो अतिथि सत्कार करना बहुत अच्छा लगता है। तो किसको अच्छा लगता है, भारत को। तो भारत में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, भारत क्या हो जाएगा, संप्रदान संज्ञा, तभी तो भारत में चतुर्थी आएगी। मैंने कहा ना रोचते, रोचते शब्द होगा तो जिसको रोचते, भारत को रोचते, तो भारत यहां पे संप्रदान संज्ञा हो जाएगा। समझ गए जी, समझ गए। आगे आ जाओ। वयम निवसामः सह, हम डॉट डॉट सह निवसामः, सह मतलब साथ में। तो हम किसके साथ में निवसामः, हम आनंद के साथ में निवसामः। तो वयम आनंदेन निवसामः, सह के अर्थ, सह का अर्थ होता है साथ में, साथ में, जिसके साथ में उसमें तृतीया लगाओगे। जैसे राम के साथ में, राम के साथ में सीता वन को गच्छति, है ना, वनम गच्छति। तो सीता किसके साथ में वन को गच्छति, है ना, रामेण सह, रामेण सह, जिसके साथ में उसमें तृतीया, रामेण सह सीता वनम गच्छति, या रामः सीतया सह, जिसके साथ में उसमें तृतीया, रामः सीतया सह वनम गच्छति, ठीक है, ठीक है। कृष्णासेन, कृष्णासेनः, कृष्णासेनः अनुजेन सह कक्षा में आगच्छति, सरिता, सरिता बबीता कुमारिया सह कक्षा में आगच्छति। सह के योग में तृतीया, सह का अर्थ होता है साथ में। समझ गए जी। चलो, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आप सभी को पता है 5 बजे अपनी क्लास होती है, वेंसडे टू संडे अपनी क्लास होती है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया मेरी क्लास में जो पढ़ाया है उसको सत्यनारायण की कथा समझ के केवल आनंद लेकर मत रहना, उसका रिवीजन करना। 1 घंटे इतनी तेज तेज चिल्लाते चिल्लाते मेरे जो है ना, थोड़ा मेरे शरीर में और मुझे ताकत चाहिए होती है, तो वो ताकत अगर मेरी फलीभूत हो जाएगी, है ना, मतलब मैंने 1 घंटे इतनी तेज तेज चिल्ला के आपको बहुत सारी चीजें बताई, अगर आपने उसको रिवीजन कर लिया, आपने समझ लिया, तो फिर मुझे क्या लगेगा कि मैंने अच्छा किया।
नहीं तो मुझे लगेगा कि मैंने खाली पी लिया, अपना गला खराब किया। ठीक है जी, तो आप अच्छा करोगे ऐसा मुझे विश्वास है। रोज 5, बुधवार से लेकर रविवार 5 दिन 5 बजे, बहुत सरल सा, मेरी क्लास ही बहुत सरल है। 5 दिन 5 बजे याद रखना, ऐसे ही याद हो जाएगा। 5 दिन 5 बजे, बुधवार से रविवार तक 5 दिन 5 बजे मैं आपको मिलूंगा, और इन 5 दिनों में हम धमाल मचा रहे हैं। ठीक है जी, अगर आपको भी सीटेट में धमाल मचाना है, अगर आपको भी संस्कृत में धमाल मचाना है, अगर आपको भी खेल खेल में संस्कृत सीखनी है, तो बिल्कुल मेरी क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई प्रश्न हो तो नेट संस्कृत बाय संजय सर, ये मेरी क्लास का, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, इस पर मुझसे बात कर सकते हैं। इति उक्त्वा विरमामि नमामि यामि च। वंदे मातरम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग इति।